हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। कंपटीशन साइंस को और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों की फिजिक्स का टॉपिक है तरंग या वेव्स। तो तरंग वैसे तो होती क्या है, तो आप बोलेंगे तरंग जो ऊर्जा को यहाँ से वहाँ लेके जाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमने लिखी नहीं है तो आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं बस। ऊर्जा को यहाँ से वहाँ लेके जाती है, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया हमने, ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो आप बोलेंगे तरंग के द्वारा। ऊर्जा का स्थानांतरण करती है कौन? तरंग करती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज डन बाय वेव। तो उस आधार पर तरंग को आप कितने भागों में बांटेंगे या कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर दो प्रकारों में। पहला हो जाएगा तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरा हो जाएगा अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को आप इंग्लिश में मैकेनिकल और अयांत्रिक को बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। तो इसकी परिभाषा भी नीचे लिख रखी है, तो अभी आप तो याद रख लें, तरंग को दो भागों में बांट सकते हैं आप। मतलब तरंग जो है ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, दो रूपों में करती है, यांत्रिक रूप से और अयांत्रिक रूप से, मैकेनिकल टाइप से और नॉन मैकेनिकल टाइप से। तो जो यांत्रिक तरंग होती है उसकी कहानी या परिभाषा क्या बनाएंगे आप लोग, तो वे तरंग हैं जो किसी पदार्थिक, ठीक है, जिनको कोई मैटर चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है, जो वे तरंग है जो किसी पदार्थिक माध्यम अर्थात ठोस, द्रव अथवा गैस में संचित होती हैं, उनको आप यांत्रिक तरंग कहेंगे। मतलब जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, वो निर्वात में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती, तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या नाम दे देंगे? यांत्रिक तरंग नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सर ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स जो होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ भूकंप तरंगे, उनको भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिनको माध्यम की आवश्यकता है ऐसी तरंगों को हम लोग नाम दे देंगे यांत्रिक तरंगे। और माध्यम ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने चित्र भी बना रखा है हल्का सा वैसे, कि मैकेनिकल तरंगें जो हैं जो कण के माध्यम से, जो मैकेनिकल तरंग यहाँ पे आके इसको टकराई होगी, तो एक कण आगे बढ़ा, इसको टक्कर दे के वो तो खुद वापस आ गया, लेकिन वो तरंग कहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई? आगे तक ट्रांसफ़र, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो एनर्जी आगे बढ़ गई कणों के माध्यम से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो माध्यम चाहिए, अर्थात वो यांत्रिक तरंग है। इसके विपरीत हम लोग अयांत्रिक तरंग भी आगे जाके पढ़ेंगे, उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे यहाँ से वहाँ जा पाएंगी। या फिर दूसरी कहानी आप लोगों ने ये भी सुन रखी है, जैसे हम लोगों को पता है ध्वनि तरंग को अभी हमने आपसे यांत्रिक तरंग बोल दिया है, और हम लोगों को पता है कि हम लोग जब आसमान वगैरह, मतलब अब आसमान नहीं बोलना चाहिए, अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और ध्वनि कैसी तरंग कहलाएगी? फिर यांत्रिक तरंग कहलाएगी। तो अभी हाल आगे बढ़ जाते हैं। नीचे पानी की तरंग को भी यहाँ पे यांत्रिक तरंग के रूप में रखा गया। देखिए आप लोग देख पाएंगे, इसको, इन तरंगों को ऊपर नीचे होने के लिए पानी की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इन जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए उनको आप यांत्रिक तरंग कहेंगे। तो नंबर 1 पे अब हमने पहले क्या लिखा? यांत्रिक तरंगों को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। तो पहले तरंगों के दो भाग, अब यांत्रिक तरंगों के दो भाग। तो पहला लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरा लिखा है अनुप्रस्थ तरंग। तो इनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके। तो अनुदैर्ध्य तरंग एक याद रखना आपको, दूसरा क्या याद रखना है? अनुप्रस्थ तरंग। ये किसके प्रकार हैं हम लोगों के? तो आप बोलेंगे यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के, तो बाबा काके की लिखा है तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि जब किसी तरंग को चलने के लिए माध्यम के समांतर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या नाम दे देंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कह देंगे। तो समेन तो आपको समांतर या पैरेलल याद रखना है, समानांतर या पैरेलल। ठीक है, उन ऐसी तरंगों को आप क्या कह देंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कह देंगे। और ध्वनि तरंग कौन सी तरंग का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। उसी प्रकार से स्प्रिंग में उत्पन्न जो वेव्स होती हैं वो भी किसका उदाहरण है? तो आप बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ध्वनि तरंग की बात करें, यहाँ पे सभी जगह इस प्रकार से मान लीजिए वायु के कण बैठे हुए हैं, वायु के कण बैठे हैं, तो यहाँ से किसी व्यक्ति ने अपने मुंह से या फिर किसी प्रकार से आवाज़ उत्पन्न की, तो वो आवाज़ जो है, तो आवाज़ की जो ध्वनि की तरंग है वो इस प्रकार से इन तरंगों के समानांतर होती हुई आगे बढ़ेगी इनके साथ।
ठीक है। और इनका चलने का जो चित्र कैसा बनता है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती है, क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोगों को परीक्षा में, ये संपीड़न मतलब कंप्रेशन और विरलन मतलब एक्सपेंशन के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों को आगे बढ़ने के लिए संपीड़न और विरलन, तो ऐसे कई सारे हम लोगों ने हारमोनियम वगैरह देखे हैं जो ऐसे ऐसे करके बजाए जाते हैं, मतलब एक बार आपको संपीड़ित करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, विरलन, मतलब वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती हैं। तो वही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग में देख सकते हैं कि जैसे इसको एक बार दबाया गया तो यहाँ का जो चीज़ है वो तरंग की एनर्जी है वो आगे तक ट्रांसफ़र हो गई और वो माध्यम के साथ साथ समांतर चल रही है और साथ साथ में संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ रही है। तो एक चीज़ आप लोगों को ये याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो माध्यम के समांतर गति करती हैं, और दूसरी कहानी वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण होता है अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्वनि तरंगें, और दूसरा आपको याद रखना है स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। ठीक है, ये दोनों किसके उदाहरण होंगे, तो अनुदैर्ध्य तरंग के होंगे। इसका तुक्का हमने हल्का से बना रखा है हिंदी मीडियम में, इसको कुछ लोग धैर्य पढ़ते हैं, तो धा से धैर्य और धा से ध्वनि। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है, ध्वनि तरंगें हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे तो जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत, तो समांतर के अपोजिट यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है आपको, लंबवत। तो जब जो तरंगें समानता जो तरंगें जो हैं किसी माध्यम के समांतर नहीं अब लंबवत गति करेंगी, ऐसी तरंगों को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अनुप्रस्थ तरंगें कह देंगे। और अनुप्रस्थ तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं किसको, तो आप बोलेंगे प्रकाश को। वैसे प्रकाश जो है वो यांत्रिक में अनुप्रस्थ है, बाकी वो अयांत्रिक भी हो सकता है, कुछ लोगों को पता है, तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया आप लोगों के लिए। बाकी फिर सब अगला उदाहरण है, इसको क्या मानते हैं अनुप्रस्थ में, पानी में उत्पन्न तरंगें। पानी में उत्पन्न तरंगें, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो आप बोलेंगे सर अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। तो ये तरंगें जो होती हैं बारी बारी से इस प्रकार से ऐसे ऐसे गति करेंगी, जैसे मछली गति करती है ना, ये हम लोग डांस करते हैं ऐसा ऐसा जगह सुनने वाला, एक पलका जी ने वगैरह जो भी गाने आप लोग सुने हैं, तो ऐसा ऐसा जब हम लोग करेंगे तो वो वाली गति किस तरंग किस गति का उदाहरण रहेगी, तो आप बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग का। तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये तरंग जो है ऐसे ऐसे करके चल रही है, ऐसा ऐसा हो रही है, तो ये इसकी मध्यमान स्थिति रहेगी। तो मध्यमान स्थिति से जितना ऊपर जा रही है उतनी ही आपको कहाँ जाते दिखेगी, नीचे जाते दिखेगी। तो ऐसी तरंग की गति को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग की गति कहेंगे। और ये माध्यम से देखिए कैसा कोण बनाएगी, लंबवत कोण बनाएगी, यहाँ से जितना ऊपर उतनी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अंतर बस इतना याद रखना है, पहले हमने बोला तरंग क्या है, जिसकी सहायता से ऊर्जा यहाँ से वहाँ जाएगी। ठीक है, अब ऊर्जा यहाँ से वहाँ तरंग के माध्यम से जाएगी, तो तरंगों को चलने के लिए माध्यम भी चाहिए, और कभी कभी बिना माध्यम के भी आगे बढ़ जाती है। इस आधार पर तरंगें हो गई दो प्रकार की, यांत्रिक और दूसरा हो गया अयांत्रिक। ऐसे जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता है उनको हम लोग यांत्रिक कहेंगे, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी उनको भी हम लोग कुछ समय बाद अयांत्रिक कहेंगे। तो हमने जो यांत्रिक तरंगें थी उनको भी दो भागों में बांट लिया, एक हो गया अनुदैर्ध्य और दूसरा हो गया अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो कि माध्यम के समांतर चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, और जो टकरा टकरा के आगे ऐसे ऐसी बढ़ के आगे बढ़ेंगी उनको हम लोग बोल देंगे अनुप्रस्थ तरंगें। उदाहरण भी आपको याद रखना, अनुदैर्ध्य का उदाहरण मुख्यतः ध्वनि आता है परीक्षाओं में, और दूसरा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, और कुछ हद तक भूकंप की कुछ तरंगें, बाकी वो ज़्यादा नहीं आता और थोड़ा सा डाउट बनता है, इसलिए हम स्पष्ट लिख के शेयर नहीं कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो पा से प्रस्थ, पा से प्रकाश। बाकी प्रकाश जो है यांत्रिक भी है और यांत्रिक में अनुप्रस्थ है, और वो आगे जाके अयांत्रिक भी बन जाएगा। उसके पास उदाहरण देखने मिलेगा आपको, पानी में उत्पन्न तरंग। जब हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर में फेंकना नहीं, पत्थर के पानी में फेंकने के बाद जो लहरें होती हैं इस प्रकार से आगे आगे बढ़ती हैं। तो ये वाली गति किस में करना है हम लोगों को, तो आप बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगों में। एक शब्द और लिखना था हमारे लिए यहाँ पे कि जिस प्रकार से हमने वहाँ लिखा ना कि अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो भी आगे बढ़ती हैं। तो वो क्रमशः संग और गर्त का निर्माण करते हैं। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं संग, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप बोलेंगे गर्त नाम देते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है। तो आयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो हम लोगों ने अब अपने हिसाब से यांत्रिक तरंगों को ख़त्म कर लिया। अब बारी आती है अयांत्रिक की, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स की।
जिनको आप लोग एक शब्द में क्या भी कह सकते हैं, अन्य शब्द में क्या भी कह सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। तो वैसी तरंगें हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात या वैक्यूम में भी संचरित हो सकती हैं। उन्हें आप विद्युत चुम्बकीय तरंगें या आयंत्रिक तरंगें कहेंगे। और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं, उनकी चाल सेम रहती है। फ्रिक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन चाल क्या होती है, सेम रहती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनकी चाल कैसी रहती है, एक ही चाल, मतलब चाल तो समान रहती है, उनकी चाल तो समान होती है। और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं किस कण की बनी हुई मानी जाती हैं, तो आप बोलेंगे फोटोन की। इस चीज़ की खोज किसने की थी, आइंस्टीन महोदय साहब ने। ठीक है, शुरुआत में चर्चा की थी हमने, फिजिक्स के आधुनिक पिता मानते हैं उनको, या आधुनिक फिजिक्स के पिता मानते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कहानी फिर से रिवाइज कर दें। कुछ तरंगें ऐसी हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तरंगों को हम लोग बोल देंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और इन तरंगों को अन्य नाम से भी किस नाम से बोलेंगे आप, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम से आप लोग जानेंगे या बोलेंगे। ठीक है, और ये प्रकाश की चाल से आगे बढ़ेंगी और प्रकाश की चाल के बराबर इनकी चाल होगी इनकी। लेकिन सभी की जितनी भी प्रकार की हम लोग आगे जाके विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ते हैं, उन सभी की चाल सेम मानना आपको। कुछ लोग बोले सर आपने तो आवृत्ति अलग अलग पढ़ी, तो आपने जो अलग अलग पढ़ी वो पक्का आवृत्ति है, चाल की बात तो क्या होगी, सेम। अब थोड़ा सा ये समझा देते हैं कि माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती। तो हम लोगों को पता भी है पृथ्वी के पास अपना खुद का वायुमंडल है। ये हमारी अर्थ है, जब पृथ्वी है, ठीक है, इसके पास वायुमंडल है। वायुमंडल के रूप में यहाँ पे एक माध्यम है। लेकिन ऊपर जो सूर्य है या सूर्य नारायण है हमारे, उस सूर्य से जब प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है तो इस पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और यहाँ पर सौरमंडल में कोई माध्यम नहीं है। पर इस माध्यम के ना होते हुए भी सूर्य का प्रकाश या सूर्य से निकलने वाली किरणें इस निर्वात से होती हुई कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी तरंगों को हम लोग क्या नाम दे देंगे, आयांत्रिक तरंगें। तो आयांत्रिक तरंगें सामान्यतः कभी कभी यांत्रिक तरंगों के रूप में भी काम कर लेती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंगें कभी आयांत्रिक तरंगों का काम नहीं कर सकती। मतलब ध्वनि जो है यहाँ तो सुनाई देगी आपको वायुमंडल के अंदर, लेकिन वायुमंडल के बाहर तो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगी। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो बस आखिरी में फिर ये बोलेंगे, जैसे बहुत से लोगों को याद है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें सामान्यतः 7 प्रकार की मानी जाती, तो वो कि उनके प्रकार तो बहुत सारे होंगे, मुख्यतः 7 होती हैं। तो जो 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं सभी की सभी सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो सभी की पृथ्वी तक आने की गति तो सेम रहेगी, चाल तो सेम रहेगी। ठीक है, मतलब सातों की सातों आएंगी एक साथ, अर्थात उनकी चाल कैसी होगी, बराबर होगी। और सभी प्रकाश के चाल के साथ हमारी पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन आगे जाके हम लोग उनके तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियाँ कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये वाला डाउट हमने, ये वाली बात उन लोगों के लिए बोल दी जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है और डाउट में रहते हैं। तो हमने पहले से बोल दिया आप लोगों से कि चाल समान होगी, लेकिन आवृत्ति वगैरह आपने जो अलग अलग याद कर रखी वो सब सही है, बस वो चाल है ना कि आवृत्ति है, यानी आवृत्ति है ना कि चाल है। और सारे की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी हुई मानते हैं, फोटोन की बनी हुई मानते हैं। कण प्रकृति जब आप लोगों ने यदि किसी ने पढ़ी है तो वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट क्या लिखा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है, उसका परिसर मतलब रेंज जो है कितने से कितनी होगी, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होगी। मतलब कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है इतने से छोटी नहीं होगी और इतने से बड़ी नहीं होगी। तरंग दैर्घ्य का मतलब सामान्यतः एक तरंग की लंबाई को ही बोल दिया जाता है। तो जो आयंत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनके गुण क्या होंगे, ये उदासीन होंगी। मतलब ये उदासीन होंगी अर्थात ये किसी प्रकार से किसी विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होंगी। ये कैसी भी मानी जा सकती है, अनुप्रस्थ हमने पीछे बोला था भैया, प्रकाश क्या है, पासे प्रस्थ और पासे प्रकाश। तो लाइट जो है वो अनुप्रस्थ का उदाहरण था और हमें प्रकाश से ही सारे की सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें मिलती हैं। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी हो जाएंगी, अनुप्रस्थ। हमने पीछे भी बोला था कि आयांत्रिक तरंगें यांत्रिक हो सकती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंगें अयांत्रिक नहीं हो पाएंगी। यह प्रकाश के वेग से गमन करते, तो हमने पीछे ही बोल दिया है। इनके पास है, इसके पास ऊर्जा व संवेग दोनों होती है, क्योंकि इसके पास क्या कण है और प्रत्येक कण का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। वो जब आगे बढ़ता है तो उसमें संवेग उत्पन्न हो जाएगा। तो अर्थात इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों होते हैं। तो पीछे की बेसिक फिजिक्स हम लोगों की ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग हमारी भाषा में एक फ्लो देखेंगे अब, क्योंकि हमारा मानना है कि हमने आपको पीछे के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी, तो आप बोलेंगे मैक्सवेल। ये वो अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं है, ये पुराने समय में। नहीं तो कोई बोले कि सर ये तो ग्लेन मैक्सवेल इतने पुराने आदमी, इतने ज्ञानी आदमी नहीं, जो अभी वर्तमान में खिलाड़ी आदमी हैं और ये ज्ञानी आदमी शायद थे।
अब शायद ना रहे हो दुनिया में, इसलिए मैं शायद थे का शब्द यूज किया। तो एक चीज़ सीधी आपको ये भी याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे अच्छी अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो आप बोलेंगे मैक्सवेल। इसलिए मैक्सवेल साहब को विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोजकर्ता भी एक साथ मान सकते हो, बाकी फिर अलग अलग के खोजकर्ता तो अलग अलग थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा। समझ में आया तो कोई नई बात नहीं है, मैंने तो याद हो रहा होगा सीधा, क्योंकि हम कहानी के द्वारा चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये मानते हैं। टॉपिक ईजी है और इंटरेस्टिंग और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। अगला लिखा तरंग गति या वेव मोशन। तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मतलब विक्षोभ मतलब कोई भी, जब वहाँ पे कोई भी मतलब गति होगी, मोशन होगा, उससे वेव जो है आगे बढ़ेगी। तो वेव के आगे बढ़ने, चाहे वो ऐसे ऐसे करके बढ़े चाहे ऐसे ऐसे करके बढ़े, उसके आगे बढ़ने की घटना को हम लोग तरंग गति कह देंगे। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। फिर अगला शब्द लिखा है कंपन की कला। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उस क्षण पर उसे हम कंपन की कला कहते हैं। तो जैसे कंपन की कला हमने आपको पीछे बताई थी कि जो ध्वनि तरंग होती है वो इस प्रकार से पहले सिकुड़ती है और फिर धीरे से क्या करती, फैल जाती है। तो ये विरलन और ये गलत बोल गया लगता है हम, तो ये संपीड़न और ये विरलन। तो संपीड़न और विरलन जो होगी हमारी अनुदैर्घ्य तरंगों की कला हो जाएगी, और ये श्रृंग और जो गर्त का निर्माण कर रही है हमारी अनुप्रस्थ तरंगें, वो उनकी कला हो जाएंगे। जब भी कोई तरंग गति करती है तो एक विशेष स्थिति और गति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तो उसी वाली पूरी इन सभी प्रकार की गति और स्थितियों को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, कंपन की कला। ठीक है। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो संकुचन और विरलन की कला के रूप में आगे बढ़ती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो श्रृंग और गर्त का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब उनकी कंपन की कला श्रृंग और गर्त के रूप में होगी। तो ये भी कभी कभी आता है, इसलिए हमने आपसे शेयर किया। आगे चलते हैं। तो कुछ तरंगें ऐसी हैं जो अपन को लगता है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, पर वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बने हैं, इसलिए इनको हमने अलग से शेयर किया है आप लोगों से। तो कैथोड किरणें यदि कभी पढ़ी हैं आपने, तो ये कैथोड किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। कैनाल किरणें, तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। आगे मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे कि कैथोड किरणें आप लोगों को याद रखना, कैथोड किरणें होती हैं ऋणात्मक, कैनाल किरणें कैसी होती हैं, धनात्मक। अल्फा किरणें जो ये सब तो अल्फा बीटा तो कौन सी तरंगें हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो नाभिकीय तरंगें हैं जो नाभिक से उत्पन्न होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सीधा तुक्का क्या आपको याद रखना, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी भी प्रकार से आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं होती हैं। ठीक है, ये उदासीन होती हैं। अर्थात तो उदासीन का मतलब इन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव। और हम सबको याद, अभी हमने बता दिया कैथोड किरणें होती हैं नेगेटिव, कैनाल किरणें होती हैं पॉजिटिव। अल्फा किरणें भी सबको याद है सर ये तो पॉजिटिव होती हैं, और बीटा किरणें कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अर्थात ये उदासीन नहीं होती हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं कहला पाएंगी। ध्वनि किरणें तो हम लोगों ने पीछे ही बोल दिया था भैया, ये तो यांत्रिक तरंगें हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी थी, अयांत्रिक प्रकार की थी। और पराश्रव्य तरंगें, तो श्रव्य मतलब भी सुनना होता, मतलब ये भी किसका उदाहरण, ध्वनि तरंगों का ही उदाहरण है। तो ये भी क्या नहीं बन पाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं बन पाएंगी। तो इनको आपको गलती से मोस्टली लोग इस कैथोड किरणों को भी क्या मानते हैं, मोस्टली विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं और परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। और कुछ लोग, हम लोग अभी आगे जाके गामा किरणों को क्या मानेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग मानेंगे। तो जो कि लोग गामा को विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं, उसी चक्कर में अल्फा बीटा को भी विद्युत चुंबकीय तरंग मान बैठते हैं, अपना एक नंबर गवा बैठते हैं। तो आपको नहीं गवाना है। टॉपिक ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको कंपन की कला दिखाने की कोशिश की गई है, इसको हम समझा नहीं तो ये चित्र बड़ा मान जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो कंपन की कला है बार बार ऐसे ऐसे होकर ऊपर नीचे आगे हो रही है। तो गति के दौरान एक विशेष कला में मोशन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। चित्र को अच्छा लगे इसलिए हमने कुछ बोल दिया उसके बारे में, आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, आयाम या एम्पलीट्यूड। तो आयाम या एम्पलीट्यूड क्या है, तो दोलन करने वाली वस्तु या तरंग में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये देखिए आप लोग क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर दोलन दिख रहे हैं, कल की क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो दोलन दिखेंगे इस प्रकार से तरंग गति के दौरान। तो दोलन या गति के दौरान, ठीक है, दोलन करने वाली वस्तु या फिर दोलन करने को आप बोल सकते हैं तरंग गति के दौरान। तरंग गति के दौरान अपनी साम्य लिखना, ना कि साम्य लिखना, सभ्य तो हम लोगों को बनना है। अपनी साम्य स्थिति, साम्य मतलब मध्यमान स्थिति, मिडिल पोजीशन, साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी
तय की जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस दूरी को हम लोग दोलन का आयाम कह देंगे। मतलब यदि आप दोलन शब्दों को मोस्टली इस चीज़ से जोड़ते हो तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ये पेंडुलम इस प्रकार से ऐसा जाए, ठीक है। तो अधिकतम ये कितना जा सकता है, तो आपने बोला माना सर अधिकतम इतना जा सकता है। तो ये जो अधिकतम कितना विस्थापित होगा अपनी इस मध्यमान स्थिति से, इस अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं ए फॉर एम्पलीट्यूड या फिर आयाम। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ही हम लोग क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। या फिर ध्वनि तरंगों की बात करें हम, तो ध्वनि तरंग हमने बोला इस प्रकार से पहले चिपकती हैं, मतलब संपीड़ित होती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा होके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी इनका जो आपका विरलन है इतना ज़्यादा हो जाए तो अधिकतम विरलन की स्थिति होगी, यानी विस्थापन की स्थिति होगी, उस अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ही हम लोग क्या कह देंगे, अपना आयाम कह देंगे। या फिर इन तरंगों में देख सकते कि ये तरंगें, ये मध्यमान काली लाइन जो हमने खींची है बीच में, ये मध्यमान स्थिति है और ये तरंगें जो हैं कुछ ऊपर जा रही हैं और कुछ नीचे जा रही हैं। तो अधिकतम कितनी ऊपर तक जा रही हैं, अधिकतम उस ऊपर या नीचे वाले विस्थापन को ही हम लोग क्या कह देंगे, आयाम कह देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना। सेम फुटबॉल में भी कहानी लगा सकते हो आप कि अधिकतम में कितनी ऊंचाई तक चढ़ रही है, तो अधिकतम ऊंचाई को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, आयाम कह देंगे। तो आयाम का मतलब है अधिकतम विस्थापन के, अधिकतम कितने फैल रहे हो आप, और साथ में उतने सिकुड़ोगे भी। तो मध्यमान स्थिति से कितने दूर तक आप जाते हो, उसी वाली दूरी को हम लोग नाम दे देंगे आयाम या एम्पलीट्यूड। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, तो इंग्लिश का यदि नाम देंगे, इंग्लिश का नाम ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको इसका मीनिंग जल्दी समझ में आएगा। वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ मतलब लंबाई, वेव मतलब तरंग और लेंथ मतलब लंबाई, तो तरंग की लंबाई। तो इसको ही तरंग दैर्घ्य को ही क्या बोलते हैं, तरंग की लंबाई। ठीक है। तो तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले, समान कला मतलब या तो श्रृंग या गर्त, ठीक है, या संपीड़न या बिरलन। समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को आप तरंग दैर्घ्य कहेंगे। ठीक है। इसे ग्रीक अक्षर किससे दर्शाएंगे आप, तो लैम्डा से दर्शाएंगे। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे लैम्डा। मात्रक गलत बोले, संकेत क्या होता है, तो लैम्डा होता है। ठीक है। तो लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुपस्थित तरंगों में दो पास के तरंगों, इसका इंग्लिश वर्ड फिलहाल भूल रहे तो आप लोग थोड़ा देख लेना, और अथवा गर्तों के बीच की दूरी को, या फिर अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कह दिया जाता है। जैसे अब चित्र में तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए, मतलब नहीं आएगा आसानी से, तो हम अपना चित्र बना देते हैं। यदि हमने माना ये हमारी कोई तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की है, जिसकी मध्यमान स्थिति मान लीजिए ये है, तो इससे ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, श्रृंग, और ये नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, गर्त। तो ये अगला श्रृंग और ये अगला गर्त। तो या तो आपको दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी लेनी है, या फिर दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी लेनी है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य की लंबाई, तरंग की लंबाई। ठीक है। या फिर यदि आप संपीड़न और विरलन बना रहे हैं, तो हमने मान लीजिए पहले हमारी तरंग इस प्रकार से संपीड़ित थी, तो कुछ देर बाद जाके इस प्रकार से क्या हो गई, विरलित हो गई, और फिर संपीड़ित हुई, और फिर जाके क्या हो गई, विरलित हो गई। तो या तो इन दोनों के बीच की दूरी या फिर इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, एक तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर साफ लिखा है समान कला में, तो समान कला क्या क्या है, या तो श्रृंग या गर्त या फिर संपीड़न या फिर विरलन। वैसे आगे बहुत अच्छा लिखा है इस बार, तो आप लोग आसानी से पिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रकार की तरंगों की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होगा। तो कोई भी तरंग जो है, भले हमने पीछे बोला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी समान चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं, और फिर आपने तरंग दैर्घ्य पढ़ लिया है। आवृत्ति हम लोगों ने कल पढ़ा था पीछे दोलन गति के दौरान कि 1 सेकंड के अंदर हमने कितने दोलन पूरे किए, या फिर कितने इस प्रकार श्रृंग या गर्त पूरे कर लिए हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या या फिर इस प्रकार से गति की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहेंगे। तो आप लोगों को इस चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध याद होना चाहिए। और पीछे हम लोगों के जेल प्रहरी वाले एग्जाम में, मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया भी था, और कई लोगों ने बिल्कुल सही भी किया था, और जिन्होंने नहीं किया था तो आज के बाद से भी गलती मत करना, इसको ध्यान रखें। तो तरंग की जो चाल होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये दूरी है। और आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आवृत्ति का आपने बताया था चक्कर,
और बटे में कौन था, समय। और चक्कर का तो कोई मतलब होता है, वो गिनती है। तो आवर्ती का मतलब ही 1 बटे समय। तो चाल बराबर तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई, लंबाई होती दूरी, और दूरी आवर्ती का मतलब क्या, बटे में समय। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो चाल बराबर क्या होगा, आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। तो देखने में नया है, लेकिन आप लोगों ने गणित में जो सूत्र पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी और बटे में समय। और सब लोगों को पता है सर आवृत्ति का सूत्र तो क्या है, चक्कर बटे संख्या मतलब समय, चक्करों की संख्या बटे में समय। तो एक निश्चित समय में कितने चक्कर लगाए वही आवृत्ति थी। चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात किसी भी तरंग की चाल और गुणा में उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। और कुछ लोगों को आवृत्ति लेके डाउट है, तो हम लोगों ने पीछे बताया अभी आपको, या फिर आपने को पता है कि प्रत्येक प्रकार की तरंग को कोई ना कोई कण मिलके बनाएगा। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग मिलके बनी होती है फोटॉन्स की, और फोटॉन जो होते हैं एक जगह पे खड़े तो रहेंगे नहीं, तो वो एक जगह पे यदि रुके भी हैं मान लो बाई चांस, तो उनमें लगातार इस प्रकार से वाइब्रेशन होता रहेगा। तो इस वाइब्रेशन को ही हम बोलेंगे क्या, उसकी आवृत्ति। कि 1 सेकंड में वो इस प्रकार से कितने दोलन दिखला रहा है, ऐसा दोलन करते ही क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ऐसी ऐसी गति करेगा अपनी, ठीक है। तो वो इस प्रकार से जो दोलन कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने दोलन कंपन किए उसको हम लोग बोलेंगे आवृत्ति। तो उस वाली आवृत्ति का मान यदि आपको दिया जाएगा तो समझो शायद वो चाल का मान पूछेंगे या फिर तरंग दैर्घ्य का पूछ लेंगे। तो कोई तीनों में से कोई 2 का मान देंगे, 1 का मान पूछ लेंगे। तो चाल को हम लोग सामान्यतः वेग से दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। n क्या होती थी, आवृत्ति, और लैम्डा क्या है हमारा, तरंग दैर्घ्य। तो इस प्रकार से इन तीनों का रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। तो टॉपिक ज़्यादा खींचते नहीं हैं, तो फिर आप लोग डर जाओगे। हमने देखा मोस्टली लोगों को ज़्यादा डीप में पढ़ा दो तो लोग डर जाते हैं और वीडियो को डिसलाइक करते हैं, फिर आधा या अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, यदि कोई डाउट बनता है तो हमसे संपर्क कीजिए। पक्का हम आपको, यदि आप हमसे संपर्क करेंगे तो और अच्छे से फिर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अगला टॉपिक हम लोगों का प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो पीछे हम लोगों ने जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ी थी ना, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो एक बात फिर से हम बोल रहे, हमने पीछे ही बोला था, कुछ लोगों का मानना है विद्युत चुम्बकीय तरंगें केवल 7 होती हैं, तो ये वाली बात गलत है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें केवल 7 नहीं होती, मुख्य रूप से हम लोग जिनका अध्ययन करते हैं उनकी संख्या 7 है, और जिनकी संख्या असंख्य है, ठीक है। तो उनमें से साफ लिखा पे देखिए, प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो जिनमें से हम लोग 7 के नाम पढ़ते हैं मुख्यतः, तो वही 7 हमने आपसे फिर से शेयर की है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे पहले हम लोग अपने अध्ययन में किसको शामिल करते हैं, गामा किरण को। क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है। इस कारण से आप लोगों को पता है कि गामा किरण को आप सबसे छोटा मानते हैं। तो इसका तरंग दैर्घ्य परिसर या फिर वेवलेंथ की जो रेंज है वो मात्र कितनी है, 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर तक, ठीक है। तो सबसे माइनस की पावर जो होती है छोटा को दिखलाती है, तो इसका तरंग दैर्घ्य छोटा है। तो थोड़ा जल्दबाजी में आगे बढ़ गए। तो गामा किरणों की खोज जो है किसको माना जाता है, पॉल बिलार्ड को। कुछ किताब इसको रदरफोर्ड भी लिखती है, तो रदरफोर्ड जो है ने इसकी गामा किरणों का नामकरण किया था, ना कि खोज किया था, जिसको थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म भी करना और किताबों से। तो गामा किरणों के खोजकर्ता पॉल बिलार्ड को माना जाता है, और नामकर्ता किसको मानते हैं, तो रदरफोर्ड को मानते हैं। अगला फैक्ट क्या देखा उसी के बाजू, तो इसी पे ध्यान दे लें हम लोग। गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य हमने पहले ही पढ़ के सुना दिया, क्योंकि हमें इसको ये सिद्ध करना था कि सबसे छोटी है। तो हम लोग छोटे से बड़े के क्रम में जमे हैं, किस वाले क्रम के आधार पर, परिसर के तरंग दैर्घ्य के आधार पर। और एक चीज़ आपको भी हमारे ख्याल से याद होना चाहिए, पता होगा कि तरंग दैर्घ्य जिसका ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति कैसी होती, कम होती है, या फिर जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसकी आवृत्ति कैसी होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जो छोटा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से इस प्रकार से कंपन कर पाएगा। आवृत्ति का मतलब कंपनों की संख्या है, तो इसकी आवृत्ति किस में दिखलाई जा रही है, आपको हर्ट्ज में दिखलाई जा रही है। HZ का मतलब हर्ट्ज जो होता है, तो 10⁻20 10⁻18 तक। तो यदि आप यहाँ पर तो ध्यान देंगे तो कुछ खास नहीं है, 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, इसी प्रकार से आगे भी आप कम करते जाएंगे। तो आवृत्ति की सीरीज आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो गामा किरणों की खोज करता हुआ पॉल बिलार्ड, इनकी जो रेंज होगी अब आवृत्ति तरंग दैर्घ्य होगी 14 से लेकर 10 तक होगी, मतलब -14 से -10 मीटर तक, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में भी लिखी जा सकती है। तो आप एंगस्ट्रॉम के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः मात्रक क्या मानते हैं, तो आप बोलेंगे सर एंगस्ट्रॉम मानते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो यदि आप इसको मीटर की जगह पे एंगस्ट्रॉम लिखना चाहते हो तो आपको इन सब में
10 के ऊपर -10 की घात से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दिखेगा, यानी एंगस्ट्रॉम के रूप में 10⁻, केवल -4 बचेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा और फिर पीछे लिख देंगे आप एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉन। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं, वो तो बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहते, कुछ नहीं है, मोबाइल यहाँ भी रखे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना बस, यदि आप इसको मीटर से एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 1 एंगस्ट्रॉम के मान के लिए 10 के ऊपर -10 मीटर से भाग दे देना पड़ेगा। तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो गामा किरणों का उपयोग कहाँ हो, चूँकि इनकी आकार बहुत छोटा है इसलिए किसी भी चीज़ को आसानी से भेद जाएंगी, भेदन करने का मतलब पेनेट्रेट कर जाएंगी, तो यहाँ से वहाँ आसानी से निकल जाएंगी। तो इनकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है, ताकि मतलब इनकी बौछार से किसी भी चीज़ को हम लोग रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, सीधी बात है। और कहीं भी यदि कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है, जैसे हम लोग कहाँ क्या बोलते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे अभी वहाँ पहुँचे, कभी यहाँ पर जहाँ ना पहुँचे कोई नहीं वहाँ पहुँचेगी कौन, गामा किरणें, क्योंकि सबसे छोटी होती है इसलिए इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगली किरणें थोड़ी सी इनसे बड़ी कौन सी होंगी, तो एक्स किरणें। इनको किसने खोजा, रोंजन ने। तो रोज़ रोज़ हम लोग क्या करवाते हैं आजकल, एक्सरे। इसी को लोग केवल एक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एक्स रे। और रे का ही हिंदी वर्ड क्या है, किरण। तो एक्सरे किरण, तो एक्स किरणों को ही हम लोग एक्स रे के नाम से जानते हैं। इनकी खोज करता है कौन माने जाते हैं, रोंजन। तो रोज़ आजकल लोग रोज़ क्या कराते हैं, एक्स रे कराते हैं। ऐसा करके तो काम ने बना रखा है याद रखने के लिए, बाकी कुछ खास कठिन है नहीं। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा आसानी से। टेबल आप खुद एक बार बना के देख लीजिए, एक बार देख के बनाइए, एक बार बना देखे तो आजीवन आपको रट जाएगा। मेन तो ये जो रेंज है, जैसे हम लोग यहाँ पर 14 से 10 तक गए, तो अब 10 से कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। और ये तो हमने पीछे बता दिया आपको कि 2-2 की कमी करनी है। तो एक्सरे किरणों का उपयोग कहाँ करते हैं, चिकित्सा है वही भैया, आंतरिक अंगों की चोट पहचानने में या फिर आंतरिक अंगों की आकृति पहचानने में, कुछ भी इस प्रकार से हम लोग एक्सरे किरणों का उपयोग करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी सेम क्रियाविधि के रूप में उपयोग होता है, तो इसका उपयोग चिकित्सा में और औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। तो मेन तो चिकित्सा हम लोग जानते हैं और ये ज़्यादा आता है परीक्षाओं में। फिर बात करना परावैंगनी, या फिर इन्हीं को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, यूवी अल्ट्रावायलेट, यूवी किरणें। तो इनकी खोज किसने की, रिटर ने की है। इनका तरंगदैर्घ्य परिसर क्या है, -8 से -7 मीटर तक। और 16 से 14 तो वो पीछे ही समझ गए आप लोग। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा किसके पास होती है, तो मानी जाती है, किसके पास मानी जाती है, परावैंगनी किरणों के पास मानी जाती है। इसलिए तो ओजोन परत से इससे हमें बचना पड़ता है। फिर यही ओजोन परत से छिड़ जाती है ताकि इसकी एनर्जी का मान थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसके पास चूँकि एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए इसका उपयोग सिकाई करने में भी होता है। बाकी सिकाई करने में नीचे अवरक्त प्रकाश का भी उपयोग होता है, बाकी किसका उपयोग भी करते हैं आप, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, डाउट देता है। नीचे हम लोग अभी IR मतलब इंफ्रारेड या फिर अवरक्त प्रकाश पढ़ेंगे, उसका उपयोग भी सिकाई में होता है, लेकिन उसका उपयोग होगा गर्मी ताप के रूप में सिकाई करने में। और कुछ चीज़ हम लोग नहीं बोलते कि कई बार ठंडी चीज़ों से भी सिकाई करनी होती है, फिर किसी चीज़ से लगातार आपको हिट करना पड़ता है। तो जबकि एनर्जी वाली सिकाई चाहिए तो आपको UV रेस से करानी पड़ेगी। तो सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उत्पन्न करने में, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खासकर ऐसा लिखा था परीक्षाओं में कि दूध में या दही में उत्पन्न बैक्टीरिया को नष्ट करना है तो किसकी सहायता से करेंगे, तो आप आंसर लगाएंगे क्या, परावैंगनी किरणें। ठीक है। फिर अगला लिखा है दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण की बात करो तो इसका नाम से इसको आप बोलते हैं क्या, अपना विजुअल रेस, जिनकी सहायता से हम लोग देखते हैं। जिनकी खोज किसने की है, न्यूटन साहब ने की है। और इसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होगा, तो इसमें थोड़ा सा एक्यूरेट करना पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम की हम लोगों के लिए कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे दृश्य विकिरण, इन्हीं की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है। हम लोग की आँख का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है एक निश्चित, कि हम लोग उतनी ही रेंज की तरंगों को देख सकते हैं, उससे ना ज़्यादा को देख सकते हैं ना ही कम को देख सकते हैं। तो वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷। तो इसमें 7 को हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ तो हम लोग लगभग ज़्यादा जंप कर रहे हैं, 8 से 7 तक गए हैं, लेकिन यहाँ पे 7 से 7 पर है। क्यों, क्योंकि दृश्य प्रकाश है। और हम लोग जो मानव लोग हैं मोस्टली, हम लोग जैसे स्तनधारी जितने भी हैं, उनकी देखने की रेंज केवल कितनी है, इतनी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इतने को हम, इससे आगे पीछे की चीज़ हम लोग नहीं देख सकते। मतलब हम लोग की आँखें केवल दृश्य विकिरण के प्रति ही पूर्णतः संवेदनशील है, बाकी किरणों के प्रति संवेदनशीलता हमारी आँखों के पास नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा पर्टिकुलर कर दिया। वैसे एक तुक्का आसानी से याद करने का है कि आप लोगों को पता है दृश्य प्रकाश मतलब देखने वाला प्रकाश, और प्रकाश बना होता है 7 रंगों से, इसलिए यहाँ पे 7 की घात है।
और दूसरी आप यहाँ पे देखो तो ये लिखा है 3.9 मतलब 39 का दुगना कितना होता है 78। तो किस प्रकार से कुछ थोड़े से लॉजिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी यदि आपको है तो हम कोई खास कमेंट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग किस में होता है, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, तो इसी की सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, फिर से बोलते हैं कि मनुष्य की आँख की देखने की क्षमता किस तरंग दैर्घ्य के या परिसर रेंज में है, तो आपको आंसर तब भी यही लगाना है। अगला किरण अगली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे अवरक्त विकिरण। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IR, इंफ्रारेड। अब रक्त विकिरण, इसकी खोज किसने की थी, हर्शेल साहब ने की थी। सेल के पास बहुत रक्त होता है, हर सेल के पास रक्त होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, अवरक्त। सेल मतलब कोशिका, इससे तुक्का बना रहा, हम कुछ नहीं और कुछ खास नहीं है। तो अवरक्त विकिरण की खोज किसने की, हर्शेल ने। बिंदी थोड़ी सी गलत लगी है, तो हर्शेल ने की थी। तो 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर, मतलब इसको ही लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 10⁻³ तक। तो देखिए रेंज फिर से बढ़ गई, और इस रेंज की चीज़ों को मतलब इस रेंज की किरणों को हम लोग नहीं देख पाएंगे, इनके प्रति हम लोग की आँखें संवेदनशील नहीं होंगी। इसकी जो आवृत्ति होगी 10⁻12 से 10, वो तो आप यहाँ से 2 घटा के आ जाओगे। और इन किरणों का उपयोग करके, तो ये सबसे गर्म, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे ज़्यादा ऊष्मा किसके पास होती है, तो आप बोलेंगे इनके पास। तो सबसे ज़्यादा गर्म या हॉट कौन सी होंगी, तो आप बोलेंगे अवरक्त प्रकाश। तो इनका उपयोग, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, दीज आर हॉट यानी हीटिंग वेव्स या फिर रेडिएशन, जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं, ऐसा लिखना चाहिए। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी, यदि आप कोहरे में भी फ़ोटो खींचना चाहते हो तो आप किसकी सहायता से काम करेंगे, अवरक्त विकिरण की सहायता से काम करेंगे। और रोगियों की फिर से सिकाई करने में इसका उपयोग भी किया, तो सिकाई यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी बस थोड़ा सा अलग अलग टाइपिंग हुआ है। ये सिकाई तो ये सेंकाई, बाकी बात बराबर, बस ये ठंडे प्रकार से सिकाई करेगा और ये गर्म प्रकार से सिकाई करेगा। तो ये 5 करने आप लोगों को याद रखनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक ईजी है और इंटरेस्टिंग है। अब बस बार हम तो बस एक सलाह बस ये देंगे, इसको आप एक बार देख के लिखें और एक बार बना देख के लिखें, तो आपको सातों की सातों आसानी से रट जाएंगी। एक पेज पे सातों बनी नहीं थी, इसलिए हमने 2 आगे के पेज पे डाल रखी हैं। तो लघु रेडियो तरंगें, या फिर इसी को बोलते हैं हर्ट्जियन तरंगें, या फिर इन्हीं को बोलते हैं सूक्ष्म तरंगें भी, तो वो भी हम लिख ही देते हैं, सूक्ष्म तरंगें या फिर माइक्रोवेव भी हिंदी में लिखा आ रहा है आजकल। तो लघु रेडियो तरंगें, तो इनकी खोज किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने। तो इन्हीं हर्ट्ज के नाम से इनका नाम क्या पड़ गया, हर्ट्जियन। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ की परिसर होगी या फिर तरंग दैर्घ्य की परिसर होगी, वो कितनी होगी, 10⁻³ पे पीछे छोड़ा था, तो 10⁻³ से पूरे 1 मीटर तक, तो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 मीटर मतलब इतना लंबा, इतनी लंबी तरंग होती है, पर हम लोग को दिखती नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों की आँख जो है इस रेंज को फील नहीं कर पाती। और इसकी जो आवृत्ति है वो 10 से 10⁸ तक होगी। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। तो हम लोगों को पता है एक चीज़, तो थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर सैटेलाइट लगे होते हैं, तो सैटेलाइट से जो तरंगें लगातार ली जाती हैं और दी जाती हैं, वो किस रूप में होती हैं, मोस्टली लघु रेडियो तरंगों में। और जो ज़मीन पे यहाँ वहाँ तरंगें होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगें। तो दोनों का ही उपयोग संचार में या फिर टेली कम्युनिकेशन में होता है। पर दूर से जो आएंगी तो वो छोटी चीज़ आएगी, तो छोटी वाली दूर से आएगी, और जो नीचे काम करेगी वो कौन सी होगी, बड़ी वाली, मतलब दीर्घ रेडियो तरंगें, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स या दीर्घ रेडियो तरंगों को आप बोलेंगे किसने खोजा है, मार्कोनी ने। ये और बड़ी हो जाएंगी, 1 मीटर 10⁴ मीटर, मतलब 10,000 मीटर तक, इतनी लंबी, 10 किलोमीटर लंबी एक, 10,000 मीटर का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर लंबी एक तरंग, इतनी बड़ी तरंग होती है कौन सी, दीर्घ रेडियो। इसलिए हम लोग देखते हैं, खासकर आपने रोबोट 2.0 देखी थी, जिसमें हम लोग को दिखाया गया था कि टावर आवर बनने से लगातार बेचारे जंतु मंतु, क्या खासकर पक्षी क्षतिग्रस्त हो रहे थे, क्योंकि ये तरंगें बहुत बड़ी दिखती तो नहीं है, लेकिन हम लोग की बॉडी को चीरते हुए कहाँ निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, जिससे हम लोग अंदर की सेल्स या टिश्यूज या ऊतक वगैरह क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। इस कारण से हम लोग का जीवन काल वर्तमान में कम होता जा रहा है। इसलिए हम लोग को सलाह दी जाती है कि आप लोगों को मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह के संपर्क में कम रहना चाहिए। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो आपको मोबाइल के संपर्क में रहना पड़ेगा, इसलिए कम समय तक रहें और सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दे के चलें। तो आगे चलते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें मार्कोनी साहब ने खोजी, 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक इनका तरंग दैर्घ्य होगा। आवृत्ति कितनी होगी, 10⁻6 से 10⁻4, क्योंकि ये पीछे से आपको याद है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ता जा रहा था, आवृत्ति क्या होती जा रही थी, कम, अर्थात तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और आगे चलते हैं, इनका उपयोग फिर से किसमें, रेडियो टेलीविजन के उपयोग में। तो सेम ऊपर भी लिखा था, तो हमने आपको समझा दिया है। दूर से सिग्नल आएंगे
शॉर्ट या लघु के साथ में, और पास से जो आएंगे तो किसके आएंगे, तो ज़मीनी तरंगें जो होती हैं वो ये वाली होती हैं, और आसमान से जो आती हैं ऊपर अपने आयनमंडल से तो कौन सी आएंगी, ये वाली आएंगी। तो इस प्रकार से आपको सातों की सातों तरंगों के खोजकर्ता याद रखने हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है हम लोगों का तरंग दैर्घ्य, जो कि मीटर में भी आ सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी। तुमने आपको एंगस्ट्रॉम वाला भी टॉपिक हल्का समझाने की कोशिश की थी। आवृत्ति थोड़ी सी कम आती है, लेकिन आ जाए तो उसको भी आप आसानी से याद कर सकते, 2 की कमी हो रही थी। और इनके उपयोग, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और तब भी यदि कोई डाउट रहता है तो हमसे शेयर कीजिए। रिमोट गिर गया तो उसकी आवाज़ के लिए शायद आप लोगों को क्षति पहुँची, तो उसके लिए ठीक ठाक आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।